गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये आपका अभिव्यक्ति और माध्यम से आखिरी पाठ है, कैसे लिखें कहानी। अब बेटा पढ़ने तो पढ़ेंगे आपके, जब आपके पाठ्यक्रम में हैं ये, तो कैसे लिखें कहानी ये है आपका आखिरी पाठ। कहानी क्या है, कहानी कितनी पुरानी है, कहानी के तत्व क्या हैं, इन सब के बारे में इसमें बताया है। तो कहानी किसी एक की नहीं, ये कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी, सृष्टि समूचे परिवार की कहानी है। नानी की मुहर इस पर है, मतलब नानी बहुत सुनाती है ना बचपन में कहानियाँ, तो इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है, ऐसा हिंदी कथाकार कृष्णा सोबती ने कहा है। कहानी लेखन पर विचार करने से पहले कहानी के स्वरूप और उसके इतिहास पर कुछ बातचीत करना जरूरी है। तो कहानी क्या है? अलग अलग विद्वानों और लेखकों ने कहानी की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं सबने, क्या कहा है। और एक परिभाषा सबको मान्य नहीं है। अगर किसी ने एक परिभाषा बताई है तो सबने नहीं माना उसको, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा, जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। घटना होती है, पात्र होते हैं, कैरेक्टर जिसको कहते हैं आप, समस्या, जो भी समस्या पर दिखाना चाहते हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, और माहौल होना चाहिए, तब कहानी लिखी जाती है। तो वास्तव में कहानी हमारे जीवन से इतनी निकट या उसका इतना अविभाज्य हिस्सा है कि हर आदमी किसी न किसी रूप में कहानी सुनता भी है और सुनाता भी है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई आदमी किसी बात को बहुत घुमा फिरा कर कह रहा हो तो सुनने वाला कहता है कि कहानी ना सुनाओ। अगर किसी बात को कोई बहुत घुमा फिरा के बोलता है तो लोग ऐसे बोलते हैं, ज़्यादा कहानी ना सुनाओ, जल्दी से बताओ कि क्या हुआ, मतलब कम टू द पॉइंट। प्रत्येक मनुष्य में अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा होती है, अर्थात हम सब अपनी बातें किसी को सुनाना और दूसरों की सुनना चाहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हर आदमी में कहानी लिखने का मूल भाव निहित है। हर आदमी लिख सकता है कहानी। ये बात दूसरी है कि कुछ लोगों में इस भाव का विकास हो जाता है और कुछ इसे विकसित नहीं कर पाते हैं। तो कुछ कहानी बना पाते हैं, कुछ नहीं बना पाते हैं, लेकिन ऐसी सामर्थ्य होती सब में है। तो जहाँ तक कहानी के इतिहास का सवाल है, वो उतना ही पुराना है जितना मानव इतिहास, क्योंकि कहानी मानव स्वभाव और प्रकृति का हिस्सा है। धीरे धीरे कहानी कहने की आदिम कल्पना का विकास होने लगा। कथावाचक कहानियाँ सुनाते थे, किसी घटना, युद्ध, प्रेम, प्रतिशोध के किस्से सुनाते सुनाते उनमें कल्पना का सम्मिश्रण सा होने लगा, क्योंकि प्रायः मनुष्य ये सुनना चाहता है कि जो उसे प्रिय हो, जो हमें अच्छा लगता है वही हम सुनना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा नायक कहीं युद्ध में हार ही क्यों ना जाए, लेकिन यदि वो नायक है तो हम उसे यह सुनना चाहेंगे कि वह कितनी वीरता से लड़ा और कितनी बहादुरी से उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो नायक की वीरता का अच्छा बखान करने वाले कथावाचक की सब प्रशंसा करेंगे, उसे इनाम देंगे। कथावाचक सुनने वालों की आवश्यकता के अनुसार अपनी कल्पना के माध्यम से नायक के गुणों का बखान करेगा। तो मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है। ओरल जो बोलते हैं, लिखित नहीं, लिखित तो कोई कोई पढ़ता है, लेकिन मौखिक सब सुनना चाहते हैं, जो मुंह से होती है, ओरल। और देश के कई भागों, विशेष रूप से राजस्थान में ज़्यादा प्रचलित है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियों की लोकप्रियता इसलिए भी थी कि इससे बड़ा संचार का और कोई माध्यम नहीं था। इस कारण धर्म प्रचारकों ने भी अपने सिद्धांत और विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए कहानी का सहारा लिया था। यही नहीं, बल्कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी की विधा का प्रयोग किया गया। जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी गई जो बहुत शिक्षाप्रद हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत शिक्षाप्रद हैं, हर कहानी शिक्षा देती है उसमें। तो इस तरह आदिकाल में ही कहानी के साथ उद्देश्य का सम्मिश्रण हो गया। उद्देश्य क्या था उसका, क्या है कहानी को कहने का, जो आगे चलकर और विकसित हुआ। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। अब कथानक क्या है?
कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी की सब घटनाओं, पात्रों का उल्लेख किया गया हो, जिसमें उनका वर्णन किया गया हो। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी कफन 10-12 पृष्ठों की कहानी है, लेकिन इसका कथानक 10-12 पंक्तियों में भी लिखा जा सकता है। अब घीसू और माधव गांव के दो गरीब और आलसी किसान हैं। बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है। वह प्रसव पीड़ा से कोठरी के अंदर तड़प रही है। ये कफन के बारे में बता रखा है। कोठरी के बाहर घीसू और माधव अलाव में आलू भून कर खाने की तैयारी कर रहे हैं। अलाव माने आग में। बुधिया प्रसव पीड़ा से मर जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और दोनों के पास उसका कफन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो वे गांव के जमींदार के पास पैसे मांगने जाते हैं। जमींदार पैसे दे देता है। गांव के दूसरे संपन्न लोग जो अच्छे अमीर थे वो भी पैसे दे देते हैं। घीसू और माधव कफन खरीदने बाजार जाते हैं, पर कफन खरीदने के बजाय वे उन पैसों की शराब पीते हैं और नशे में मदहोश होकर गाना गाते मदिरालय में गिर पड़ते हैं, शराब खाने में गिर जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नशा होता है। ये कहा जा सकता है कि कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है, एक मैप होता है। अगर कथानक अच्छा है, कथानक मतलब शुरुआत से लेकर और अंत तक उसको कैसे लिखा गया, उसी तरह जैसे मकान बनाने से पहले क्या किया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है कागज़ पर, और कहानी का कथानक आम तौर पर कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है। तो कभी कहानीकार की जानकारी में पूरा कथानक आता है और कभी कथानक का एक सूत्र आता है। तो केवल एक छोटा सा प्रसंग या कोई भी पात्र कथाकार को आकर्षित करता है। इसके बाद कथाकार उसे विस्तार देने में जुट जाता है, मतलब कहानी को बड़ा बनाता है। तो विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है। आपकी कल्पना में क्या क्या बातें आ रही हैं। और कहानी जब लिखता है व्यक्ति या कविता लिखता है तो उसको एकांत चाहिए, अकेलेपन में होते हैं ये काम। तो विस्तार देने का काम कल्पना के आधार पर किया जाता है, पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि कहानीकार की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती। ऐसी कल्पना नहीं होती जो असंभव हो, बल्कि ऐसी कल्पना होती है जो संभव हो। तो कल्पना के विस्तार के लिए लेखक के पास जो सूत्र होता है उसी के माध्यम से कल्पना आगे बढ़ती है, उसकी सोचने की शक्ति। यह सूत्र लेखक को एक परिवेश देता है, पात्र देता है, समस्या देता है। इनके आधार पर लेखक संभावनाओं पर विचार करता है और एक ऐसा काल्पनिक ढांचा तैयार करता है जो संभावित हो और लेखक के उद्देश्यों से भी मेल खाता हो। उदाहरण के लिए लेखक ने अस्पताल के बाहर एक मरीज को देखा। जानकारी मिली उसे कि ये मरीज पिछले 1 सप्ताह से लगातार आ रहा है, पर अभी तक उसे ये मौका नहीं मिल सका है कि वो डॉक्टर को दिखा सके। अब इस जानकारी के बाद लेखक की कल्पना अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था, पात्रों आदि की गतिविधियों पर केंद्रित हो जाएगी। देखें भाई यहाँ क्या क्या हो रहा है, क्यों इसको मौका नहीं मिल रहा डॉक्टर से मिलने का। इसके साथ ही वो अपना उद्देश्य भी तय करेगा। क्या वो अस्पताल केंद्रित कहानी लिखना चाहता है, वह केवल आपकी पीड़ा तक अपने को सीमित रखेगा, क्या पता वो किस हिसाब से लिखेगा, और क्या वह इस मानवीय त्रासदी को, ये जो मनुष्य के साथ जो ये परेशानी हो रही है, क्या इसको वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर कथानक तैयार करेगा। किस तरह से वो कहानी को तैयार करेगा ये कथाकार पर निर्भर करता है।